बोलो। राधे राधे। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ बहुत ही अच्छी कहानी है। इससे हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो कहानी पे एक लाइक कर देना और छोटा सा कमेंट जरूर करना। अगर आप कमेंट करोगे तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगेगा, थोड़ा प्रोत्साहन मिलेगा मेरे को भी, और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी कहानियां सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। रामपुर नाम का एक गांव था। उसी गांव के अंदर एक रमेश नाम का आदमी भी रहता था। वो बहुत ही नेक दिल इंसान था और हमेशा अपनी ईमानदारी के लिए जाना जाता था। वो बहुत ईमानदार था। उसने कभी भी कोई भी झूठ नहीं बोला था और वो कान्हा जी का बहुत बड़ा भक्त था। एक रोज वो अपनी पत्नी, जिसका नाम विमला था, और एक उसकी छोटी सी गुड़िया थी, उसका नाम चिंकी था, वो विमला के पास शाम के टाइम खाट पे बैठा रहता है, बिस्तर पे बैठा रहता है और बैठे बैठे आपस में दोनों बातें करते हैं। रमेश बोलता है, विमला, मैं तुम्हें कोई भी सुख नहीं दे पाया। तुम्हें मेरे साथ काफी टाइम हो गया है, पर मैं क्या करूं, मैं कोई भी गलत काम नहीं कर सकता। मेरा ईमान मुझे उसकी मंजूरी नहीं देता है। जितना मेरे से हो पाता है मैं उतनी कोशिश करता हूँ, फिर भी मैं अपने मकान की छत है इसको भी ठीक नहीं करवा पाया हूँ। बारिश का मौसम फिर से आ गया है और मुझे काफी चिंता सताने लगी है। पिछले दिनों भी बारिश के समय में हमारे घर की छत है ये टपकने लग गई थी। मुझे बहुत परेशानी हो रही है, मैं क्या करूं। वो अपनी बीवी विमला से ये सारी बातें कहता है। विमला उसको जवाब देती है, आप चिंता मत करिए जी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। समय है, निकल जाएगा। जैसे रात होती है, रात के बाद में सवेरा होता है, वैसे ही हमारा टाइम है। आज बुरा है तो कल अच्छा भी आएगा। जितना रमेश अच्छा इंसान था, उससे ज्यादा उसकी बीवी उसका सपोर्ट करती थी। हर चीज के अंदर वो उसको हिम्मत देती थी। विमला के इतने कहने पर रमेश को थोड़ी सी सांत्वना मिलती है और वो विमला से बोलता है कि मैं कल सुबह होते ही कोई काम देखने के लिए जाऊंगा, हो सकता है मुझे कोई काम मिल जाए। इतने में ही उनकी बेटी चिंकी आती है। चिंकी बोलती है, पिताजी पिताजी, मुझे नए कपड़े चाहिए। उसने जो फ्रॉक पहन रखी थी वो फ्रॉक फट गई थी। तो वो बोलती है अपने पिताजी को, तो पिताजी बोलते हैं कि हाँ बिटिया, मैं तेरे लिए नई फ्रॉक जरूर से ले आऊंगा। अब चिंकी बोलती है, पिताजी मुझे तो लड्डू भी खाने हैं, कल आप मेरे लिए लड्डू भी लेके आना। अब रमेश अपनी बेटी की नाड़ हाँ में हाँ हिला के नाड़ हिला देता है कि मैं कल तुम्हारे लिए कपड़े भी ले आऊंगा और लड्डू भी ले आऊंगा। अब चिंकी बहुत खुश होके अंदर चली जाती है। अब रमेश को यही बातें सताने लग जाती हैं कि मैंने अपनी बेटी से वादा तो कर दिया, पर मैं उसको पूरा कैसे करूंगा। ये सोचते सोचते वो अपने घर से बाहर जाता है। घर के थोड़ी ही दूर बाद में कान्हा जी का मंदिर रहता है। वहां पे जाके वो अपने हाथ जोड़ के कान्हा जी के सामने अपने जो मन में चीजें होती हैं, जो वो महसूस करता है, सारी चीजें भगवान जी को बोलने लग जाता है। जो कान्हा जी की मूर्त रहती है उसके सामने बोलने लग जाता है और पास में और भी लोग बैठे रहते हैं। वो सब उसकी बात पे हंसने लग जाते हैं कि रमेश देखो पागल हो गया है, ये हमेशा इस मूर्ति से पता नहीं क्या क्या बातें करते रहता है। पर रमेश को हमेशा लगता था कि उसके कान्हा जी उसके लिए कुछ अच्छा ही सोच रखा है। हमेशा इसी चीज के बारे में वो सोचता रहता था और उसने अब कान्हा जी को सारी चीजें बताई और वहां से चल दिया। जैसे ही वो आगे की ओर जाता है, मन में सोचता रहता है कि मुझे कोई ना कोई काम मिल जाए। अब भूख से उसकी हालत खराब हो जाती है क्योंकि उसने रात से कुछ भी नहीं खाया था और वो एक पेड़ के नीचे जाके बैठ जाता है और अपने कान्हा को याद करने लग जाता है। हे कान्हा, क्या आज भी तू हमें भूखा ही सुलाएगा।
इतने में क्या होता है, उस रास्ते से ही एक सेठ साहूकार की गाड़ी जाती है और रास्ता बहुत खराब था, बारिश हो गई थी तो बड़े बड़े गड्ढे थे और उस गड्ढे के अंदर उस सेठ साहूकार की गाड़ी है जो वो फंस जाती है। उसके अंदर दो जो गाड़ी को चलाते हैं वो बैठे रहते हैं व्यक्ति, दोनों कोशिश करते हैं खूब उस गाड़ी को निकालने की गड्ढे के अंदर से, पर वो बिल्कुल से हिलती भी नहीं है। अब दूर रमेश ये चीजें सारी देखता रहता है। देखते देखते वो सोचता है कि क्यों ना मैं जाके इनकी कुछ मदद करवा दूं। अब रमेश जाके सेठ साहूकार से बोलता है कि मैं क्या आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ। तो साहूकार बोलते हैं इसमें पूछने वाली कौन सी बात है, अगर तुम हमारी मदद कर दोगे तो हम तुम्हारे एहसानमंद रहेंगे। रमेश अपनी पूरी जी जान लगा के अपनी बेटी का चेहरा मन में लेके खूब हिम्मत करके लगाता है और गाड़ी गड्ढे में से निकल जाती है। और सेठ साहूकार को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि जो वो साहूकार था वो अपने किसी काम से पास के गांव जा रहा था और वहां पे उसका बहुत जरूरी काम था। उसको बड़ी खुशी होती है इस चीज से कि मैं समय पे पहुंच जाऊंगा। अगर वो समय पे नहीं पहुंचता तो उसका काफी लाखों का नुकसान हो जाता। इस चीज से साहूकार बहुत खुश होता है और रमेश को अपने जेब के अंदर से एक पोटली निकालता है जिसके अंदर सोने के सिक्के थे और कुछ चांदी के सिक्के थे। सोने के सिक्के थे वो पोटली तो वो अपनी जेब में रख लेता है और जो चांदी के सिक्के थे, 4 चांदी के सिक्के थे, वो पोटली वो रमेश को दे देता है। अब रमेश जो चांदी के सिक्के की पोटली जैसे ही साहूकार उसको देता है तो उसको देख के वो बहुत खुश हो जाता है और साहूकार बोलता है तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, आज तुम्हारी वजह से मैं समय पे पहुंच जाऊंगा, अगर मैं समय पे नहीं जाता तो मेरा लाखों का नुकसान हो जाता। ऐसा कह के साहूकार वहां से चला जाता है और रमेश वहीं पे खड़ा खड़ा कुछ सोचने लग जाता है। रमेश जैसे ही नीचे देखता है वो देखता है कि एक सोने का सिक्का जो नीचे गिरा हुआ था। एक बार तो रमेश सोचता है क्यों ना इस सोने के सिक्के को मैं रख लूं, अगर मैं इसको रख लूंगा तो 3-4 महीने के लिए हमारा गुजारा अच्छे से हो जाएगा। पर वो कान्हा का बहुत बड़ा भक्त था, उसको अपना ईमान फिर से याद आ जाता है, अपने कान्हा जी की भक्ति करता था, वो चीजें सारी याद आ जाती हैं कि नहीं मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं ऐसा बिल्कुल से नहीं करूंगा। वो उठा के सिक्का और तुरंत उनके पीछे भागता है, दौड़ते दौड़ते पहुंचता है और साहूकार को आवाज लगाता है जोर जोर से, साहूकार जी सुनो, आपका सोने का सिक्का नीचे गिर गया है। जैसे ही साहूकार के कानों में रमेश की आवाज आती है वो अपनी गाड़ी को रोकते हैं और बोलते हैं क्या हुआ, तुम क्यों हम मुझे आवाज दे रहे हो। तो रमेश बोलता है साहूकार जी जैसे ही आपने मुझे चांदी के सिक्के दिए थे वैसे ही आपकी जेब से निकल के ये सोने का सिक्का नीचे गिर गया है, ये आपका है। फिर साहूकार उसकी ईमानदारी देख के इतने खुश होते हैं और बोलते हैं आज के समय में भी ऐसे इंसान हैं, जबकि आज के टाइम में तो लोग एक दूसरे का गला काटने को लग रहे हैं 1-1 रुपए के लिए, और ये सोने का सिक्का मुझे वापस दे रहा है। उसकी खूब प्रशंसा करता है कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो। रमेश उसको वो सोने का सिक्का देके साहूकार को और वहां से निकल जाता है और वो बाजार जाता है अपनी चिंकी के लिए, चिंकी की सुंदर सी परी वाली फ्रॉक लेता है, अपनी बीवी विमला के लिए एक साड़ी लेता है और चिंकी के लिए खूब सारे लड्डू लेता है और ये सारी चीजें लेके वो पहुंचता है अपने घर। आज तो मानो रमेश की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। काफी टाइम बाद में आज उनके घर में मानो दिवाली का माहौल था, रमेश की खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं था। अब जैसे ही सामान लेके वो बिस्तर पे सारी चीजें रख देता है और जोर जोर से अपनी बीवी और अपनी बेटी को आवाज लगाता है, चिंकी इधर आओ, विमला इधर आओ, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया हूँ। चिंकी जब आती है तो वो खुशी से नाचने लग जाती है और विमला तो चौंक जाती है
और वो सोचती है अजी आपने कोई गलत काम किया क्या? बोले क्यों, तुम्हें ऐसा कैसे लगा? बोले आप तो सुबह गए थे, कुछ भी नहीं था, काम भी नहीं था आपके पास, इतनी सारी चीजें आप कहाँ से लाए? विमला सारी चीजें पूछती है उससे और रमेश भी विमला को सारी चीजें बताता है कि ऐसे ऐसे मुझे एक साहूकार मिले थे और उन्होंने मुझे ये चांदी के सिक्के दिए हैं, जिसमें से एक सिक्का तो मैंने खर्च कर दिया और 3 सिक्के मेरे पास हैं, ये तुम अपने पास में रख लो। वो विमला को 3 सिक्के देते हुए बोलता है। अब विमला बोलती है कि अरे वाह, ये तो हमारे कान्हा जी की हमारे ऊपर बहुत अच्छी कृपा हुई है, उनकी दया दृष्टि है जो आज हमें ये सारी चीजें मिली हैं। वो बार बार भगवान जी का धन्यवाद करती हैं, कान्हा जी का धन्यवाद करती हैं। अब विमला बोलती है कि ये जो पैसे आए हमारे पास में, इससे देखो कितनी सारी खुशियां आ गई, हम कपड़े भी ले आए, मिठाई भी ले आए, आप मेरे लिए साड़ी भी ले आए, क्यों ना इस पैसे को हम डबल कर लें। अब रमेश सोचता है कि हाँ विमला, तुम बात तो बिल्कुल सही कह रही हो, फिर हमें क्या करना चाहिए? अब विमला बोलती है कि क्यों ना हम सब्जी का छोटा सा व्यापार शुरू करें, तुम यहाँ से गांव से अच्छी फ्रेश वाली सब्जी लो और उसको शहर में जाके बेचो। अब उससे क्या, दाम भी हमें अच्छे मिलेंगे और शहर में जो फ्रेश सब्जी होती है वो लोग लेना बहुत अच्छा पसंद करते हैं। रमेश अपनी बीवी विमला की कही हुई बात को बड़े ध्यान से सुनते हुए ऐसा ही करता है। वो सुबह उठते ही खेतों में जाता है और वहां से ताजा ताजा सब्जियां होती हैं वो लेके आता है और एक बैलगाड़ी लेके उसमें डाल के और वो शहर को सब्जी बेचने के लिए जाता है और सारी ताजा ताजा सब्जियां देख के उसके ग्राहक बन जाते हैं वहां पे और काफी लोग उससे सब्जियां लेने लग जाते हैं। उसका ये छोटी सी व्यापार की पहल थी बहुत बड़ी हो जाती है और रमेश के पास में थोड़ा धन भी इकट्ठा हो जाता है, वो काफी अच्छा पैसा कमाने लग गया था। अब वो सोचता है कि मेरे पास थोड़े पैसे तो हो ही गए हैं, अब मैं क्यों ना थोड़ा कुछ और बड़ा करूं। अब वो सोचता है कि मुझे एक अनाज की दुकान भी कर लेनी चाहिए। रमेश अपने ही गांव के अंदर अनाज की दुकान भी कर लेता है। वो कम दाम के अंदर ही अपने गांव वालों को बहुत अच्छा अनाज दिलाता है और बेचता है, उससे उसके गांव वाले भी बहुत खुश रहते हैं। ऐसा करते करते काफी टाइम बीत जाता है और समय आता है, जैसे दिन के बाद रात होती है ऐसा ही समय बीतता जाता है तो उनके गांव में अकाल पड़ जाता है। अब रमेश इस बात से बहुत दुखी हो जाता है। सभी लोग एक एक दाने को मोहताज हो जाते हैं और उसी गांव के अंदर एक दूसरा व्यापारी था जो कि गेहूं का ही काम करता था, अनाज का ही काम करता था। वो अपने अनाज को डबल भाव में बेचने लग जाता है और रमेश क्या करता है कि रमेश ने सोचा कि अब मेरे गांव वालों के पास पैसे तो रहे ही नहीं, जब अकाल पड़ गया है, लोग मोहताज हैं एक एक दाने के लिए, तो वो मुझे भाव अच्छा कहाँ से देंगे। अब रमेश अपनी बीवी विमला को बोलता है कि विमला हमें क्या करना चाहिए। विमला उसको बोलती है देखो जी, हमारे ऊपर कान्हा जी की मेहर है, उन्हीं की वजह से जो कुछ हमें मिला है, क्यों ना हमें गांव वालों की मदद करनी चाहिए। उसकी बीवी बहुत अच्छी थी और रमेश भी बहुत अच्छा था। तो रमेश बोलता है हाँ विमला, हम क्या कर सकते हैं। बोले हमारे गोदाम में काफी अनाज पड़ा है, तो हमसे जितना हो सकता है हम पैसा 1 रुपया भी नहीं लेंगे और सारे गांव वाले जितने भी हैं उनको फ्री में अनाज देंगे। अगले दिन सुबह रमेश यही चीज अपनाता है और सबको पूरे गांव में ऐलान करवा देता है कि जिसके पास भी खाने को नहीं है वो हमारी दुकान से आके खाने के लिए अनाज लेके जा सकता है और बदले में हम कुछ भी नहीं लेंगे, 1 रुपया भी नहीं लेंगे। पूरे गांव वाले इस बात को सुन के बहुत ही खुश हो जाते हैं, उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता है। और उसकी दुकान पे तो ऐसे मक्खी की, जैसे छत्ते के पास में मक्खियां होती हैं वैसे ही
उसकी दुकान पे इतनी भीड़ हो जाती है। और जो दूसरा व्यापारी था जो अनाज का काम करता था, वो बहुत गुस्सा होता है इस चीज से, उसको बड़ी जलन होती है कि ये रमेश ने सारा धंधा चौपट कर दिया है। अभी पैसे कमाने का टाइम था, अभी अकाल पड़ा हुआ है, अब तो हम जो मुंह कीमत मांगी अनाज की वो ही ये गांव वाले हमें दे देते, पर रमेश की वजह से सारा कारोबार ठप हो चुका है। ये फ्री में अनाज देता है तो मेरी दुकान पे कौन आएगा। अब अगले दिन वो व्यापारी जाके रमेश को बोलता है कि तुम ऐसा मत करो, तुम गांव वालों से डबल भाव में अनाज बेचो, ऐसा मत करो, फ्री में मत दो, वरना हमारा धंधे का क्या होगा। तो रमेश उसको सारी चीजें बोलता है कि हमेशा नफा नुकसान ही नहीं देखा जाता, ये हमारे ही गांव वाले हैं, इन्होंने अच्छे बुरे टाइम में हमारी मदद की है, हमारे साथ खड़े रहे हैं। आज जब गांव प्रकृति की चीजें हैं, ये किसी के हाथ में नहीं है। आज जब अकाल पड़ गया है तो क्या हम इन्हें पीछे छोड़ दें। रमेश उसको बड़ा प्यार से समझाता है, पर वो ऐसा नहीं करता है, वो तो अपनी बात पे अड़ा ही रहता है। तो 3-4 दिन बाद में जो वो व्यापारी था उसके घर में भयंकर वाली आग लग जाती है और उसने जो भी अनाज छुपा के रखा था वो पूरा जल जाता है। इससे उसको बहुत सदमा लगता है और वो बीमार पड़ जाता है। उसकी बीवी और उसकी बेटी वो भी उसको छोड़ के चले जाते हैं, वो मरने की कगार पे आ जाता है। रमेश को जैसे ही ये बातें पता चलती हैं, रमेश तुरंत उसके घर पहुंचता है और वैद्य जी को भी लेके जाता है साथ में, और 2 बोरी अनाज की लेके जाता है और बोलता है कि मैंने आपको समझाया था ना कि आप ऐसा बिल्कुल भी मत करो, पर आपने मेरी बात नहीं सुनी। कोई बात नहीं, अच्छा बुरा टाइम आता ही रहता है, अब आप मेरी बात सुन लेना। ये अनाज रखा है, ये अनाज आप काम में लो, और मैं वैद्य जी को लेके आया हूँ, ये आपका उपचार बहुत अच्छे से करेंगे और कुछ ही दिनों में आप बिल्कुल से ठीक हो जाओगे। इतना सुनते ही उस व्यापारी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उससे अपनी गलती के लिए माफी मांगता है कि मैंने तो तुम्हें कितना बुरा भला कहा, पर तुमने मुझे कुछ भी जवाब नहीं दिया, मुझे ही समझाया, और आज मेरा जब बुरा टाइम आया तब तुम ही मेरे साथ आके खड़े हुए हो। मुझे अपनी गलती का एहसास है और आज से वो व्यापारी भी सुधर गया था और वो भी पूरी गांव वालों की जितनी भी हेल्प हो सकती थी, जितनी भी मदद हो सकती थी, वो करने लग गया। अब रमेश की इस बात से बहुत खुशी मिलती है रमेश को, और रमेश अपने कान्हा जी को बार बार प्रणाम करता है और धन्यवाद देता है अपने कान्हा जी को। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जैसे ही हमारा टाइम है, रात के बाद सुबह होती है, हमें दिन प्रतिदिन मेहनत करते रहना चाहिए और एक अच्छा इंसान बन के रहना चाहिए, क्योंकि सबसे अच्छी चीज होती है अच्छाई। एक इंसान की अच्छाई उसके हमेशा काम आती है, बाकी उतार चढ़ाव तो आते ही रहती हैं। आज फायदा है तो कल नुकसान हो जाता है, कल नुकसान था तो आज फायदा होता है। ये तो जिंदगी के दस्तूर हैं जो चलते ही रह जाते हैं। जैसे रमेश था वैसे ही हम सबको बन के रहना चाहिए, सबसे हिल मिल के रहना चाहिए। तो आपको हमारी कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो कहानी पे एक लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।